और मैंने जो तरह से रोकर दिखाया वो क्या झूठ मूठ का रोना था, और नहीं तो क्या। अच्छा, तो मेरा झूठ मूठ का रोना देखकर अभी जो तुम जोर जोर से हंस रहे थे वो भी क्या झूठ मूठ का हंसना था? नहीं, वो तो मैं, अगर तुम मेरा रोना देखकर सचमुच हंस रहे थे तो मेरा रोना झूठ मूठ कैसे हुआ? मैं अभिनेता नहीं हूं, पर इतना जानता हूं कि अभिनय भी एक यथार्थ है, क्योंकि वो प्रभावित करता है दूसरों को ही नहीं, खुद अभिनेता को भी। इसलिए अभिनय दूसरों की नकल उतारना नहीं, बल्कि एक मौलिक रचना करना है। और मौलिक रचना किसी की भोली नकल नहीं, एक कलात्मक यथार्थ होगी। नौजवान चक्कर में पड़ेगा। अगर तुम दूसरों को अपने रोने से प्रभावित करना चाहते हो तो तुम्हें कलात्मक ढंग से रोना आना चाहिए। फिर वो बरसों पहले पार्क में मिले उस आदमी की तरह अलग अलग किस्मों का रोना दिखाकर पत्नी और बच्चों को हंसाया करता। एक बार उसके कॉलेज के वार्षिकोत्सव में छात्रों ने मांग की कि शिक्षक भी मंच पर आकर अपना अपना कोई आइटम पेश करें। उस नौजवान शिक्षक की बारी आई तो उसने बरसों पहले पार्क में मिले भूत की नकल करते हुए तरह तरह से रोकर दिखाया। कॉलेज के छात्र, शिक्षक, कर्मचारी और अधिकारी उसका रोना देखकर खूब हंसे। वो हीरो हो गया। फिर तो कॉलेज में जब भी कोई फंक्शन होता उससे मांग की जाती कि वो अपना रोने वाला आइटम पेश करे, और इनको खुशी खुशी तरह तरह से रोकर दिखाता और सबको खूब हंसाता। बेटा बहू के पास अमेरिका जा रही अपनी पत्नी को हवाई अड्डे पर विदा करके घर लौटते हुए श्याम शरण की समझ में नहीं आ रहा था कि इस समय वे जो महसूस कर रहे हैं वो क्या है। दुख, उदासी, अकेलापन, जीवन की निरर्थकता या सिर्फ एक झूला। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि घर लौटकर वे क्या करेंगे। इतने बड़े मकान में अकेले वे किसी से मिलना और कहना चाह रहे थे कि देखो बेटा, बहू तो पहले ही अमेरिका जाकर बस गए थे, अब ये भी चली। वहां बहू को बच्चा होने वाला है और इस अवसर पर बेटे को अपनी मां की जरूरत है, इसलिए उसने अपनी मां को तो अपने पास बुला लिया, मुझे नहीं बुलाया। हालांकि ये खुशी का अवसर है, हम पहली बार दादा दादी बन रहे हैं, लेकिन प्रेम शरण ने सिर्फ अपनी मां को बुलाया, तो मुझे भी तो बुला सकता था। मैंने फोन पर उससे कहा भी था, ये अकेली दूर कैसे आएंगी? आशा बिल्कुल स्पष्ट था कि मुझे भी बुलाओ, लेकिन प्रेम शरण ने इशारा समझाई, कह दिया मम्मी कोई अनपढ़ गंवार नहीं, दिल्ली विश्वविद्यालय की रिटायर्ड प्रोफेसर है, आप उन्हें एयरपोर्ट बता दीजिए, मैं यहाँ एयरपोर्ट पर उन्हें रिसीव कर लूंगा। एज सिंपल एज दैट, नथिंग इज एज सिंपल एज दैट। श्याम शरण किसी से मिलकर कहना चाह रहा था, एक एक्ट्रेस में प्यार का फूल। हाँ, वो है, अभी तक है। श्याम शरण ने सड़क के किनारे 3 टुकड़े से बने उस धागे को बरसों बाद देखा तो उन्हें ऐसा लगा जैसे बरसों बाद कोई बिछड़ी प्रेमकर मिल गई। उन्होंने गाड़ी किनारे खड़ी करके ढाबे के पास रोक दी और उतर पड़े। ढाबा तो वही था मगर बदल गया। नीम और जामुन के पेड़ कट गए थे और दोनों तरफ ऊंचे मकान बन गए, जिसके कारण वो खुली खुली खुशी में लगे बहुत छोटी और वीरान से हुई। उस समय वहां पर घास नहीं था। टीम के नीचे भट्टी के पास सफेद बालों और सफेद गाड़ी पूछने वाला एक जईफ इंसान घूमता था। श्याम शरण ने नजदीक जाकर कहा, कैसे हो इकबाल भाई? इकबाल अचकचाकर उठ खड़ा हुआ और उन्हें पहचान के बोला, अच्छा, ढेर नसीब, ढेर किस्मत, आपका नाम भूल रहा हूं मगर मैं आपको पहचानता हूं। वक्त ने आपको भी बूढ़ा बना दिया है, पर मैं श्याम शरण योगी भरत साधना वगैरह के साथ मैं चाय पीने आया करूँ। मैं तो आपको देखते ही पहचान गया था श्याम साहब, तो उसी जमाने की सी एक बढ़िया तरह चाय पिलाई। अभी लीजिए, आप यहाँ बैठिए, चाय के साथ कुछ खाएंगे? समोसे तल दूं? हाँ, अगर दिक्कत न हो। आपके स्वादिष्ट समोसे खाए एक जमाना बीत गया। दिक्कत क्या है साहब, ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि आप आए, वरना तो अब स्टूडेंट लोगों में भी ऐसी फिरका परस्ती आ गई है कि हिंदू रखिए का लोग कम ही करते हैं। समोसे तलने के लिए तेल गर्म करने में कुछ वक्त लगेगा, तब तक आप ये अखबार देखिए। इकबाल ने एक हिंदी और एक अंग्रेजी अखबार श्याम शरण की ओर बढ़ाकर ढाबे के सामने पड़ी काठ की 2 बेंचों में से एक पर बैठने का इशारा किया। श्याम शरण ने बेंच पर बैठते हुए महसूस किया कि बेंच अब पहले जैसी पुख्ता नहीं रही, उसकी चूने हिलती है। श्याम शरण ने अखबार ले तो लिए पर खोले नहीं। बेंच के सामने पड़ी काली मैली मेज पर रख दिए और सड़क की तरफ देखने लगे।